जैसे बिगिनर्स होते हैं जिनको स्टंट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? व्हाट यू विल सजेस्ट कि ट्रेन होके ये सारी चीज़ें ट्राई करें? यस, बिल्कुल नहीं बिकॉज़ मेरा क्रैश मोर देन 500 टाइम्स हुआ है और मेरा राइट शोल्डर 2 बार टूटा है और लेफ्ट शोल्डर 1 बार टूटा है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को स्टंट राइडिंग के लिए बिकॉज़ स्टंट राइडिंग उस टाइम पे मैं खुशी के लिए करता था। आपको क्या लगता है कि स्टंट और रेसिंग का क्या इसमें असर है? मोटर स्पोर्ट पे ना अपने छत्तीसगढ़ पे अभी चीज़ें नहीं हैं। अभी बहुत कम ऑफ-रोडिंग पे चीज़ें आई हैं, लिमिटेड राइडर्स हैं। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 प्लस राइडर्स हैं। अपने यहाँ पे इंडिया पे स्टंट राइडिंग को स्पोर्ट्स नहीं माना जाता लेकिन ये एक स्पोर्ट्स है। स्टंट और मोटर रेसिंग को कैसे देखते हैं? मोटर रेसिंग को कह सकते हैं आप कि फ्यूचर में बहुत डेवलप होने वाला स्पोर्ट्स कल्चर। आपके हिसाब से आपने इतना राइड किया हुआ है, तो इंडिया में सबसे अच्छा रूट क्या है? डर। डर सबको लगता है, इंस्टाग्राम में रील्स डालते हैं लोग कि डर जो है उसको भगा सकते हैं हम। इट्स अ फेक और फेस योर फियर। क्या ये सही है? नहीं, मुझे लगता है कि डर को लोग फील नहीं करते। उसको उस डर के साथ वो लोग 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विली करते हैं। इसको तो स्टंट कहते हैं। ये आंसर है कि कुछ लोग उसको संभालते हैं और उसको राइड बना देते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो 1 o'clock विली करते हैं और 11,000 उनके फॉलोअर्स हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी की सड़कों से एक चेहरा जो पहचाना हुआ है, प्रतीक जी। और वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, आपके बारे में वैसे हमने बहुत सुना है कि आप छत्तीसगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग मतलब जो बिगनिंग राइडर्स स्टंट्स करते हैं, रेसिंग करते हैं। तो आप रेसिंग कब से स्टार्ट किया आपने? रेसिंग तो बहुत टाइम से मेरा एक ड्रीम था, एक पैशन था। मतलब एक बाइकर का हमेशा से एक सपना होता है कि वो रेसिंग कर सके। बट हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था एमपीसीजी में। तो हम बाइक से रिलेटेड चीज़ें मैं बहुत करता था। रेसिंग मैंने चालू किया प्रॉपर एट द टाइम ऑफ 2023। मेरा फर्स्ट रेस ट्रैक का एक्सपीरियंस था केटीएम कप के थ्रू सीज़न 1। तो वो मेरा बिगनिंग है, बाकी उसकी जर्नी काफ़ी लंबी है। तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं रेसिंग के लिए। बट फ्रॉम द बाइकिंग अगर कहा जाए तो स्टंट राइडिंग मैं 2009 से कर रहा हूँ। तो बाइकिंग से जुड़ा हुआ काफ़ी साल से हूँ। रेसिंग को काफ़ी लेट हुआ बिकॉज़ कोविड के बाद से ऐसा हुआ कि स्टंट राइडिंग को उतना सपोर्ट नहीं मिला। आफ्टर कोविड कहते हैं ना, बिफोर कोविड ऐसा था कि दुनिया रील की नहीं हुआ करती थी, रियल की होती थी। मतलब उस टाइम पे जो जिए हैं उनको पता है कि रियल का ज़्यादा वैल्यू था। अब रियल की वैल्यू कम हो गई, रील की ज़्यादा हो गई। जिसके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, जिसकी व्यूज़ ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, रियल को नहीं मिलता। तो वो टाइम चला गया तो मैंने बाइकिंग को एक अलग लेवल पे गई तो मैंने रेसिंग चालू किया। ऐसा प्रतीक था। जी, यू आर वेल नोन फ्रीलांस स्टंट राइडर एंड यस। कंटेंट क्रिएटर। हाँ। ठीक है, इसको तो हम सब जानते हैं, बट कुछ ऐसा जो आपके फॉलोअर्स नहीं जानते हैं, जैसे कि प्रतीक क्या है आउटसाइड द कैमरा। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको एक राइडर बना दिया? कह सकते हैं आप कि जो प्रतीक आप वही नॉर्मल ही पर्सन है, जैसा हर कोई होता है वैसे मैं सब हर बाइकर सेम होता है। बट मेरे अंदर एक हमेशा से एक इच्छा थी, चाह थी कि बाइकिंग बस मतलब मेरे लिए नॉट काइंड ऑफ शो ऑफ थिंग कि मैं सब लोगों को दिखाऊं। बस मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कि मैं अपनी चीज़ों को ग्रो करूं, अपने स्किल को डेवलप करूं। जैसे हर कोई होता है ना कि लोग बाग सिर्फ बाइक चला के खुश होते हैं, बट मैं खाली बाइक चला के खुश नहीं होता। मैं ये सोचता हूँ कि यार बाइकिंग से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है अपन उसको एक अलग लेवल पे लेके जाएं। तो बस स्टेप बाय स्टेप अपन अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि उस चीज़ को अपन अप्रोच कर सके स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। तो पहले से ही राइडर बनना था या कुछ और ड्रीम्स थे और फिर वो जर्नी राइडर में कन्वर्ट हो गई? अ, बचपन पे ड्रीम था कि मैं नेवी पे जॉइन हूँ, वाह! है ना? बहुत छोटा था जब तो। बट बचपन से मैं साइकिल में भी स्टंट राइडिंग करता था।
तो साइकिलिंग से स्टंट राइडिंग की जर्नी बाइक से गई, बाइक से फिर चीज़ें अलग लेवल पे गई। तो एक टाइम था जब बहुत पहले की बात है, जब हमारे पास बाइक नहीं थी और स्टंट मीनिया भी आया हुआ था। शायद आप लोगों को पता होगा, एमटीवी ने एक हाँ स्टंट मीनिया स्टंट इवेंट शोज था पूरा प्रॉपर। तो उसको देख के मेरे को नॉलेज पता चली कि हर एक पार्ट के एक नेम होता है और चीज़ें होती हैं ऐसी, क्योंकि पहले तो हमको पता ही नहीं था। लोग बाग सिर्फ व्हीली जानते थे और स्टॉप ही जानते थे। हो सकता है अभी बहुत लोगों को नहीं पता है व्हीली मतलब फ्रंट व्हील लिफ्ट और स्टॉपी मीन्स रियर व्हील लिफ्ट, बस दो ही चीज़। बट वो सोच से हमें ये पता चला कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती भी हैं, और शायद वो शो कोई देखा होगा तो लोगों को पता होगा कि उस पर वो प्रॉपर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप एक टीचिंग ट्रिक्स भी देता था। तो उससे मैंने चीज़ें समझी और धीरे धीरे उस पर वर्क किया। आपकी उम्र क्या थी जब आपने पहली बार बाइक को टच किया? मे बी 14 और 15। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस चीज़ को? मेरे को बाइक्स तो बहुत पसंद थी। मतलब मामा के पास हमारे पल्सर हुआ करती थी, पल्सर 150 2007 में उन्होंने ली थी। तो मैंने फर्स्ट व्हीली शायद 2007 में ही की थी। ओके। तो स्टैंड पे ही उस टाइम आता था, तो मामा जब घर पे नहीं होते थे तो मैं उनकी बाइक उठाता था और कोई खाली सड़क पे चले जाता था। तो फर्स्ट टाइम मेरे से वो व्हीली क्रैश हुई थी। अच्छा। मतलब व्हीली First करना time? इज ईजी, हाँ, हम्म। क्योंकि अब वो स्टैंड मीनिया में दिखाता तो था कि आप क्लच लो, एक्सलेटर लो और क्लच जैसे रिलीज करोगे तो व्हीली लिफ्ट हो जाएगी। तो व्हीली लिफ्ट तो हो गई, बट व्हीली को रोकना नहीं आता था। तो गाड़ी ऐसे उठी, पीछे का टायर स्क्रैप हुआ, गाड़ी गिरी, मैं तो खड़ा हो गया। अब मेरे पास जवाब ही नहीं था कि घर में मैं क्या बोलूं। फिर चुपचाप ले जाके गाड़ी खड़ा कर दिया। 2 दिन बाद तो पता चल गया मामा आए तो। तो ऐसा था। उसके बाद आपने वापस उसको ट्राई कब किया? मतलब या डर गए या आपने उसको वापस ट्राई किया थोड़े दिन नहीं, बाद? ट्राई किया। उसके बाद जब वो क्रैश हो गया तो कुछ टाइम बाद थोड़ा डांट पड़ी, उसके बाद वो बाइक को मामा ने सेल कर दी। बट पल्सर बहुत पसंद थी, तो 2009 में मेरे को मामा ने दिलवाई पल्सर 220। एक टाइम की द फास्टेस्ट इंडियन बाइक हुआ करती थी और सबसे बेस्ट स्टंट मशीन हुआ करती थी। तो 2009 से आज तक वो बाइक मेरे पास है, बिकॉज वो मेरी पहली बाइक है जिससे मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया, फिर स्टेप बाय स्टेप कह सकते हैं आप, मैं वीक में 10 बार गिरता था। अगर मैं सीखने जाता था तो 10 बार तो मिनिमम, एक दिन में 2 बार तो गिरना गिरना कंफर्म था, क्योंकि व्हीली ऐसी चीज़ है जिसको सीखने में बहुत क्रैश है। और वो टाइम ऐसा था कि लोगों के पास इंटरनेट था नहीं, एआई था नहीं, कुछ था नहीं। मतलब अपने पास जियो भी नहीं था कि हम चीज़ें बहुत मतलब सर्च करके निकाल सके कि कैसे क्या होती है। तो खुद से अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके उस चीज़ों को डेवलप करना पड़ता था और समझना पड़ता था कि क्या होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2007 में व्हीली मारा था जो मेरा क्रैश हुआ था, और प्रॉपर मैंने व्हीली सीखी 2013 में। मेरे को बहुत टाइम लगा। 6 साल लग गए आपको हाँ, मेरे को व्हीली प्रॉपर सीखने में। व्हीली इट मीन्स कि आप फ्रंट व्हील को लिफ्ट करो और आप अनलिमिटेड किलोमीटर्स आप वन व्हील पे जा सको। तो तब आपको 2007 से 2013 का समय लगा, लेकिन आपने कभी भी बैक स्टेप नहीं लिया। नहीं नहीं, आपने हर बार उसको ट्राई करते यस, रहा और लास्ट में आपने उसको 2013 में आपने सीख ही लिया। इवन 2012 पे मेरा पहला स्टंट शो था अपना 36 मॉल पे, हमारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ पे हुआ था। मेरे को व्हीली नहीं आती थी। व्हीली के बिना ही मैं बाकी पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैं उसके बिना भी स्टंट शो कर लिया। अरे वाह। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होने लगी, और जब चीज़ें लोग सपोर्ट करने लगे, एनकरेज करने लगे कि चीज़ें, मेरे पापा एक नेशनल चैंपियन है फुटबॉल के, अच्छा। बहुत अच्छे हैं, तो भाई भी पापा भी। अच्छा। तो पापा जब खेलने जाते थे तो सारे घर वाले और सब कोई देखने जाते थे। तो हम दोनों कैसे डिस्कस करता था पापा को मेरा, अरे यार मेरे को देखने लोग ज़्यादा आते हैं ऐसा। तो मैं बोला पापा आप मेरा स्टंट शो देखने आना। मैं 2012 में उनको बुलाया। वो पहला स्टंट शो था, और मेरे ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम स्टंट शो होता है। तो 36 मॉल से मंगला चौक और नेहरू चौक काफ़ी दूर है, शायद बिलासपुर को लोगों को आइडिया होगा। नेहरू चौक तक जाम था, स्टंट शो होने वाला था 2 घंटे का, 45 मिनट्स में बंद हो गया था। मोर देन 3000 क्राउड था एट दैट टाइम 2012 में। 2012 में यस, तब हमारे यहाँ इसका कल्चर भी नहीं आया। नहीं था। तो बहुत अच्छी जर्नी थी।
आप जैसे बिगिनर्स होते हैं जिनको स्टंट करने का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, Yes. उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? कि जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि 2007 से आपने स्टार्ट किया एंड 13 को आपने हाँ सक्सेसफुल किया, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू विल सजेस्ट कि ट्रेन होके ये सारी चीज़ें ट्राई करे, खुद से ना ना करे, कोई ऐसी यस बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरा क्रैश मोर देन 500 टाइम्स हुआ है। मैं एक बार मेरा इंटरव्यू पावर ड्रिफ्ट ने भी लिया है, उनसे मेरा ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, तो दे सेड टू मी कि आप कितने बार क्रैश हुए? तो आई जस्ट रिमेंबर कि 500 प्लस बार तो मेरा क्रैश हुआ है, और मेरा राइट शोल्डर 2 बार टूटा है और लेफ्ट शोल्डर 1 बार टूटा है, और वो टूटा ही है, कॉलर बोन मेरा जुड़ा नहीं है। मतलब आप देखोगे कि अपने कॉलर बोन जुड़े नहीं है, वो टूटे ही हुए हैं। ओके। तो वो पेन रहता है, अगर मैं लेफ्ट शोल्डर पे ज़्यादा प्रेस करके सो गया तो वो पेन आता ही है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को स्टंट राइडिंग के लिए, बिकॉज स्टंट राइडिंग उस टाइम पे मैं खुशी के लिए करता था। मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं ना अपनी बाइक को वन व्हील पे लिफ्ट करके वो लंबा चलाऊं कि अपनी खुद की जो खुशी होती है ना, फीलिंग, जैसे भैया को भी पता है कि व्हीली मारने की जो खुशी है वो अलग होती है, वो मेरे को किसी को नहीं दिखाना था, मैं अपने लिए करता था। तो वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ती गई और मैं अपनी खुशी के लिए करता था। अभी मैं बिल्कुल किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टंट राइडिंग खुद से करो। कर लो। हाँ, खुद से तो ट्रेन। बिल्कुल नहीं करो, हाँ, क्योंकि मेरे को टाइम लगा करीब 6 से 7 साल एक नॉर्मल से चीज़ों को सीखने में। अब अगर आप अंडर गाइडेंस आप करोगे तो वो शायद विद इन 6 मंथ आप कर सकते हो। आप 1 महीने में भी स्ट्रांग हो सकते हो। अभी ऐसी चीज़ें आ गई, क्योंकि आपको एक कोच रहेगा जो आपको ट्रेन कर सकता है। बट फॉर माई साइड आई डोंट सजेस्ट कि आप स्टंट राइडिंग ट्राई करो या स्टंट राइडिंग सीखो भी, क्योंकि अब इंडिया में उसका वो सपोर्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था। मैंने जैसे बताया कि रील की दुनिया है, रियल की नहीं है, इसलिए आई डोंट सजेस्ट। आपने जब फैमिली में पहली बार बताया कि आप Yes. स्टंट सीखना चाहते हैं और स्टंट करना चाहते हैं, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? पापा तो कभी सपोर्ट नहीं किए, टू बी फेयर। मम्मा, ऐसा होता था कि मेरा क्रैश होता था तो मेरे को बहुत लगती थी चोट। मतलब मेरे ये स्किन का ये पार्ट उड़ चुका है, ये वाली उंगली चली जा चुकी है, बहुत सारा क्रैश होता था। तो मैं मम्मा को ना वैसे मनाया कि मम्मा यार आप ना मेरे को ना एक राइडिंग गियर्स, ग्लव्स और नी गार्ड, हेलमेट खरीद के दो। हेलमेट तो था मामा का, खरीद के दे दो। क्या होगा ना कि मैं वीक में 4 बार गिरता हूँ, तो आप सोचो 200 हर बार लगता है, ड्रेसिंग करवाने जाता हूँ या कुछ बड़ा हो गया, तो आप गियर्स ले दोगे ना तो ये खर्चे बच जाएंगे आपके। क्योंकि वो मैंने तो उनको ऐसे ट्रिक से फंसा लिया। तो मम्मा वाज लाइक चल यार ले ले तू। फिर तो मेरे को 2012 की 13 में मेरे को गियर्स मिले थे मम्मा के थ्रू। मैं दिल्ली जाके लेके आया था, एक आर्मर लेके आया था, ग्लव्स लेके आया था, नी गार्ड लेके आया था। फिर उसके बाद जब मेरे क्रैश होते थे तो मैं बहुत सेफ रहता था, ये कह सकते हैं आप। तो वैसे हम यही सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर आप स्टंट कर रहे हैं तो गियर्स विदाउट गियर्स बिल्कुल ना करें। हाँ, और आपके फादर और ब्रदर, उनका क्या नाम है? जैसे आपने बताया कि वो फुटबॉल खेलते हाँ, हैं। मेरे भाई का नाम प्रणय बहादुर है और पापा पूरन बहादुर, दोनों ही नेशनल चैंपियन खेले हुए हैं फुटबॉल में ही। तो मेरा भी एक था कि मैं भी फुटबॉल करूँ, सीखूँ। मैं एट द टाइम ऑफ 5th क्लास तक मैंने सीखा, बट मेरे पापा स्ट्रगल इतना किए हैं कि उन्होंने देखा कि फुटबॉल को कोई सपोर्ट नहीं मिलता अपने इंडिया में। अभी भी आप देखे होगे तो फुटबॉल को उतना सपोर्ट नहीं, अभी थोड़ा बहुत मिलने लगा, पहले नहीं था। तो उन्होंने हमको कभी सिखाया ही नहीं, ना मेरे भाई को ना मेरे को, टू बी फेयर। वो बोलते हैं क्या कर रहा है तू, समय बर्बाद कर रहा है। शायद उन्होंने इतना करके देख चुका कि उनको समझ में आया कि उतना वो नहीं है, तो वो हमें नहीं सिखाया। मेरा भाई मामा से सीखा, मामा भी फुटबॉल प्लेयर हैं, चाचा से सीखा, लेकिन पापा कभी नहीं सिखाए। तो फादर का कैसा सपोर्ट है इसमें आपका स्टंट में एट प्रेजेंट में? क्योंकि फुटबॉल भी एक एग्रेसिव गेम है यस, जिसमें चोट और ये सब चीज़ों की संभावना बहुत सारा बहुत रहती है। ज़्यादा रहती और सेम वैसे स्टंट भी है, यस। तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ सकते होंगे उस चीज़ को। तो उनका भी ऐसा कैसा है आपका इस स्टंट को लेके उनका जो अब कि कोई क्या सीरियस मेजर इंजरी ना हो जाए? पता तो होगा आपको कि घर में पापा मानने वालों में से तो नहीं रहते हैं। तेरे को जो करना है तो वो कर करके। बट हाँ, ये था कि स्टंट राइडिंग का शोज देखने जरूर आते थे मेरे फैमिली। जैसे मैं छत्तीसगढ़ में अगर लोकल कर रहा हूँ या भिलाई में या बिलासपुर में, जैसे भिलाई में चाचा लोग हुआ करते थे, बिलासपुर में घर, तो मेरी फैमिली पूरी मेरा शो देखने आती थी। और
मेरे दादाजी भी 2017 में, मैं वैसे शेडोल बॉर्न हूँ एमपी का, ओके। तो दादाजी भी 2017 में मेरा शो देखने आए थे। शेडोल में पहली बार हुआ था। वो अपने सारे दोस्तों को लेके आए थे, वहाँ भी बहुत क्राउड था, पहला शो था। बड़े वो प्राउड फील कर रहे थे, यार मेरा मेरा नाती है, मेरा पोता है कि इतना बड़ा proud शो करता है। moment। यस, तो वो मूवमेंट अच्छा था, बट सपोर्ट थोड़ा कम ही मिलता है यार। आपके एरिया में उस टाइम में कोई ऐसा था जो और ऐसे शोज करता था या आपके यस, पास हमारी एक टीम थी बहुत अच्छी, अभी भी आप वो नाम जानते होंगे, एक ओए करके टीम थी हमारी, वो अब टीम नहीं रही। उसके कुछ मेंबर्स अभी ऑफ रोडिंग टीम पे हैं, और बहुत अच्छा टीम था एजेस, एडलाइन जंकिस भिलाई की टीम हुआ करती थी, उसके साथ भी मैं शोज करता था। तो हम सारे लोग मिलके ही इवेंट करते थे और शोज करते थे। तो है बहुत सारे राइडर्स, लेकिन अब नाउ अभी उनकी प्रैक्टिस नहीं है। 2 राइडर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में इन्वॉल्व है। स्टंट राइडिंग अभी उन्होंने छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज जैसे मैंने भैया को अभी कुछ टाइम पहले बताया कि 2014 तक लोग स्टंट राइडिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि 2014 के बाद मेरे को केटीएम ले लिया था, तो केटीएम के शोज करने के कारण मेरे को एक बैक सपोर्ट मिल गया, तो मैंने आज तक उसको कंटिन्यू रखा। जैसे आपने बताया कि आपके शोज देखने के लिए बहुत सारी भीड़, बहुत सारे जाम लगते थे। यस, मुझे एक इंसिडेंट याद आया इससे कि मूवी थी MS धोनी। हाँ उसमें जब भी धोनी बैटिंग करने आता था तो आसपास के लोग और जो धोनी को जानते थे, उसकी बैटिंग को जानते थे, उसके लिए भीड़ होती थी। हाँ तो मैं आपकी बात से कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को कि जब आप शो करते थे तो उस एरिया में आपके लिए वैसा क्रेज था। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल था, क्योंकि होता क्या था कि स्टंट शो हमारे छत्तीसगढ़ में कम होते थे, या कह सकते हो कि 6 महीने में एक बार या साल भर में एक बार। इफ़ मेरा शो रायपुर पे है, जैसे लास्ट शो मैं किया हूँ यहाँ पे अभी बस्तर, अगर आपको बस्तर राइड पता होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे राइडर प्रेजेंट थे जो भिलाई, रायपुर, बिलासपुर के थे। मोस्ट ऑफ द राइडर बाइक से भी नहीं गए थे, लेकिन वो मेरा शो देखने गए थे, बिकॉज हम प्रतीक भैया को लाइव कभी नहीं देखे हैं, उनका ये कहना था। तो दूसरे सिटी से लोग शो देखने आते थे और वो बहुत फुल क्राउड चीयर करते थे। इफ़ शायद बस्तर राइड का स्टंट शो किसी ने देखा कि नहीं देखा मेरे को आइडिया नहीं, बट हमारे ठीक इवेंट के बेस पे कोई हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं था। द साउंड इज पब्लिक, उनका क्राउड, उनका चेयर, बस वही हमको एक। मैं आपको बता दूं कि मैं वहीं था। Yes, sir. मैंने भी आपको लाइव देखा है। थैंक यू सो मच। नहीं, वो अमेजिंग है, अमेजिंग। यस वो आप 2007 से करते हुए आ रहे हैं, आज उसको 19 साल हो गया। यस वो लोगों के बीच में भी वो प्यार आपके लिए दिख रहा था। यस यस दैट्स ग्रेट। जैसे कि आप बोल रहे हो 11,000 फॉलोअर्स यस। जो आपको देखने के लिए आ रहे हैं, ये एक्चुअली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे इनको मोटिवेशन मिल जाए? मैं मोस्टली अपने फॉलोअर्स के लिए और अपने सपोर्टर्स के लिए यही करता हूँ कि उनको चीज़ें थोड़ा सा गाइड कर सकूँ कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, और सेफ्टी वाइज चीज़ें, जैसे मैं मोस्टली, आप मेरे इवेंट्स देखोगे या मेरे शोज होंगे या रेसिंग कहीं पे भी, मैं सेफ्टी को बहुत प्रमोट करता हूँ, क्योंकि सेफ्टी इज़ मेन कंसर्न। होता क्या है कि आप कितने भी अच्छे गियर्स डाल लो, फिर भी आपका अगर क्रैश होगा ना, तो आपको इंजरी ज़्यादा होती है। गियर्स, आप कहते ना लोग कि गियर्स आपके चेस्ट गार्ड, नी गार्ड, एल्बो गार्ड सब पहनने के बाद भी क्रैश होता है, फिर भी लोगों की बोन टूट जाती है। तो हम गियर्स इसलिए रिकमेंड करते हैं, या मैं लोगों को इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जो स्किन के ऊपर जो अपने लेयर की जो इंजरी होती है वो ज़्यादा हार्म होती है। ब्लड लॉस होना इज़ ज़्यादा हार्म। अगर आपकी बोन टूटेगी और ब्लड लॉस नहीं हुआ है तो आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकते हो, बट अगर आपके ब्लड लॉस हो गया और बोन भी टूटी है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स को एक अच्छी चीज़ें गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप इस चीज़ों पे जाओ, या यहाँ से ये कर सकते हो, या यहाँ पे ऐसा जा सकते हो, ताकि उनके लिए हेल्पफुल रहे। और मेरे से जो कनेक्टेड हैं, आप देखना वो मोस्टली बाइकर्स ही हैं, क्योंकि उनको मेरी ही चीज़ें पसंद आती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि उनके लिए जो बेस्ट हो सके वो मैं करूँ। ऐसा कोई आपके फॉलोअर्स का मैसेज जो आपके दिल तक मतलब आप छू गया हो, कोई पॉजिटिव, या ऐसा कुछ जिसने आपको बहुत कोई नेगेटिव कमेंट या मैसेज आया हो? नेगेटिव तो मोस्टली कम ही होते हैं,
बट पॉजिटिवली इतने होते हैं कि कई हो चुके हैं कि रीड करने का हाँ, time रीड नहीं करने के होता। बाद ना आई एम फील सॉरी, ये मतलब ऐसा लगता है कि ये क्या ही पढ़ Overwhelming। लिया मैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब अगर मेरे 11,000 प्लस फॉलोवर्स हैं, तो मुश्किल से उसमें 500 भी फीमेल फॉलोवर्स नहीं होंगे, टू बी फेयर। आई होप कि इसके बाद ज्यादा हाँ, फीमेल फॉलोअर्स भी आ जाए। तो वो जो मेल फॉलोवर्स हाँ। आप मतलब इंसान क्या होता है ना कि एक वो रहता है ना कि अगर कोई फीमेल आपको वो कॉम्प्लीमेंट करे यस। तो इंसान खुश होता है, बट नहीं, जो भाई लोग मैसेज करते हैं ना वो आप बिलीव काफी नहीं है। करोगे, वो अलग से मतलब 32 का सीन है तो वो 45-50 का कर देता है तो वो अलग ही रहता है। वो मेरे पास ऐसा कई हो चुके हैं तो मेरे को याद नहीं, हाँ, लेकिन एक टाइम था 2019 की बात है कि जैसे जब मैं अपने कॉलेज डेज पे था समझ लो, तो मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ जैसे क्लब जाता था या कहीं पे भी जाता था ना, तो रैंडम तो 2-3 लोग आके मेरे साथ सेल्फी लेने आ जाते थे, तो ऐसा रियल में होता था। Celebrity movement। तो वो ज़िंदगी मैंने अलग जी है, तो वहाँ पे ना वो बहुत मेरे भाई लोग आए बीच से, बोले ओ यार वो तेरे साथ फ़ोटो लेना चाहता है, जाना उसके साथ फ़ोटो से खिंचवा ले। मेरे दोस्त आके मेरे को बोलते थे, डायरेक्ट वो मेरे को नहीं बोल पाते थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत फ़ील की है। अब वो चली गई 19 के बाद, क्योंकि वो बताया रील वाली चीज़ें, मैं रेगुलर हो नहीं पाता हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा चीज़ें हैं। नहीं, डेफिनेटली। अगर आप कैमरे के सामने कभी स्टंट करते हैं, यस। तो आप कैसा फ़ील करते हैं? मतलब स्टंट कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे आपको कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कैमरा होना ना होना कोई पार्ट है नहीं। वो स्टार्टिंग में हुआ करता था जब मैं 2010, 12, 13 में हुआ करता था कि कैमरे के टाइम पे जो करना है वो होता नहीं था, या एक्साइटमेंट लेवल इतना हो जाता था, या चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि नहीं। अब ये पूरा नॉर्मल हो गया। कैमरा हो ना हो, मैं एकदम सेम हूँ आपके सामने। अभी भी जैसा हूँ वैसे ही, हेलमेट के बाद भी सेम वैसे ही हूँ। तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगी, कोई फ़ियर नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि कैमरा है तो अपन डिफरेंट हो जाएँगे। डिफरेंट हो जाए। हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो आप वैसे स्टंट्स किस एरिया में करते हैं ज़्यादा? लाइकवाइज़ अ, डेफिनेटली एक पर्सनल स्पेस होता है, यस, एक ग्राउंड होता है जहाँ पे हम यस। स्टंट्स करते हैं। हमारे पास पहले क्या हुआ करता था कि मैं सीखा तो बिलासपुर में हूँ प्रॉपर, और भिलाई में। बिलासपुर पे हमारे पास चकरभाटा एयरपोर्ट हुआ करता था। वो प्रॉपर बंद था, अभी वो चालू हो गया है। जब वो बंद हुआ करता था, तो वो शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर था। चकरभाटा से करीब 10 किलोमीटर दूर था, तो वो एरिया पे कोई जाता ही नहीं था। वहाँ पे नॉर्मल मतलब पब्लिक ट्रैवल ही नहीं करती थी उस एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो ब्रिटिश ज़माने का एयरपोर्ट हुआ करता था। उसको अभी सही करके उसको अच्छा किया गया है, तो हम वहीं प्रैक्टिस करते थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं अपने 18 में था, जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था, तो पीपल यूज्ड टू कलेक्ट देयर मनी। घर से जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, कि उसको अपन बचाते हैं और शाम को किसी लड़की के साथ घूमने जाएँगे। बट मैं लिटरली हर डे पैसा सेव करता था कि अगले दिन प्रैक्टिस कैसे जाऊँगा, और मैं रेगुलर प्रैक्टिस जाता था, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 200 रुपए चाहिए रहते थे, 150 से 200, कि पेट्रोल में फ्यूल अप कराऊँ और मैं जाऊँ। और उस टाइम मेरा एक पार्टनर हुआ करता था, अभी वो नहीं है, मेरा ब्रदर कह लो, क्लिंट जूड हेल नाम है उसका। तो हम दोनों क्या करते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो जाते टाइम वो मेरी बाइक को टो करता था पैर से, और लौटते टाइम मैं उसकी बाइक को टो करता था, कि एक बार का एक जन का फ्यूल बचे। फ्यूल बच जाए। और हम सुबह 5 से 6 बजे प्रैक्टिस करते थे। क्या बात है! ऐसा था उस समय। मुझे मतलब एक याद आ रहा है मुझे आपसे बात करते-करते, 2007-8 की ही बात है। हाँ। तब मैं भी 10th 11th में था। हाँ, हाँ। हम लोग भी रायपुर में, आपने सुना होगा एयरपोर्ट के पास एक स्टंट, वहाँ पे भी हम लोग का एक ग्राउंड बना हुआ था, ओके। ब्लू वाटर और उस साइड हम लोग। यस। तो हम लोग का भी एक ग्रुप हुआ करता था जब हम लोग भी वहाँ पे स्टंट करने जाते ओके, थे। ओके। और हमारे पास बहुत भी तब बढ़िया। पल्सर ही थी अरे बहुत बढ़िया। जो हम लेके जाते थे। और तब ऐसा था कि तब पल्सर एक ही बंदे के पास थी और हम ओके। बंदे थे 5। हाँ, तो हमारा था कि कैसे भी हम बाकी लोग ना वहाँ पहुँचे, वो ओके। फिर साइकिल से पहुँचे या कैसे भी पहुँचे, और फिर वो एक बाइक में हम 5 लोग मिल के स्टंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत तो आपकी बढ़िया। बात से मुझे वो याद आया, यस, यस। हमारा किस्सा। जैसे छत्तीसगढ़ और एमपी में तो आप बहुत सारे स्टंट्स ऑफ कोर्स कर चुके हैं। यस। और ऐसे कौन से स्टेट्स में जो आपको किया है या आपका एक्सपीरियंस है? ओके। मैंने क्या क्या
केटीएम के थ्रू हमको एमपीसीजी तो सेंट्रल पार्ट मिला ही था, साथ में गुजरात भी हमको मिला था। तो भैया भी थोड़ी देर पहले गुजराती बोल रहे थे, तो मैं ऑलमोस्ट समझ जा रहा था, क्योंकि मैं गुजरात में शोज़ इतने किया हूँ कि वहाँ का कोई भी अहमदाबाद हो, आनंद हो, गांधीनगर हो, गांधीधाम हो, पोरबंदर हो, दमन एंड दीव हो, मैं सारे जगह शोज़ किया हूँ। और इस पार्ट के बाद नागपुर एरिया में मैंने शोज़ किया है, पुणे पे किया है, रांची पे किया है। तो सेंट्रल पार्ट को मैंने पूरा कवर अप किया, और यूपी पे भी मैंने शोज़ किया हुआ है। एक माउंटेन ड्यू ब्रांड आप जानते हो, हाँ। डर के आगे जीत डर है। के आगे जी। तो 2014 में उन्होंने स्टंट शो ऑर्गेनाइज किया था ऑल ओवर इंडिया पे। ओके। तो प्रॉपर हर स्टेट के लिए अलग टीम असाइन हुई थी, हमारी टीम असाइन हुई थी यूपी के लिए। तो मैं 2 महीने का टारगेट था, और हम हर डे 2 शोज़ करते थे। मतलब मैं 45 डेज़ तक वहाँ पे था, मैंने 90 शोज़ किया था सिर्फ उस 45 डेज़ पे। और इवन ऐसा था कि वो टाइम ऐसा था ना भैया, कि माउंटेन ड्यू हमको, हम सुबह बोलते थे कि पानी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते थे पूरे टाइम। तो ब्रश करने के लिए हम उनसे पानी मांगते थे, वो माउंटेन ड्यू बोल कहते, चलो माउंटेन ड्यू पानी नहीं मिलेगा, माउंटेन ड्यू से आप ब्रश करो। ऐसा पार्ट था वो, तो बहुत अच्छा पार्ट था। जैसे राइडिंग कम्युनिटी अपने छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। यस। आपको क्या लगता है कि स्टंट और रेसिंग का क्या इसमें हिस्सा रहेगा? भैया मोटर स्पोर्ट पे ना अपने छत्तीसगढ़ पे अभी चीज़ें नहीं हैं, अभी बहुत कम ऑफ रोडिंग पे चीज़ें आई हैं, लिमिटेड राइडर्स हैं। अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 1000 प्लस राइडर्स हैं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2000 प्लस होंगे, आपको भी लगता होगा। बट मोटर स्पोर्ट जो मतलब रेसिंग या स्टंट राइडिंग, कोई भी मोटर स्पोर्ट्स, अपने यहाँ पे इंडिया पे स्टंट राइडिंग को स्पोर्ट्स नहीं माना जाता, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स है, फॉरेन में स्पोर्ट्स है, इसके चैंपियनशिप होते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, और रेसिंग को माना गया है। रेसिंग पे भी चीज़ें, हमारे छत्तीसगढ़ पे लोग नहीं हैं जो अपनी स्किल को डेवलप करें। दे राइड फॉर देयर हैप्पीनेस, बट दे डोंट राइड फॉर देयर स्किल। तो बहुत कम है, ऐसे 8-10 लोग हैं। अभी ऑफ रोड ट्रैक बना हुआ है, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ऑफ रोड ट्रैक से कुछ लोग वहाँ पे जा रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हैं कुछ लिमिटेड राइडर्स हैं, मतलब आप यू कैन काउंट ऑन योर हैंड कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतने ही लोग हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं जी, मोटर स्पोर्ट्स पे जो लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मोटर स्पोर्ट्स पे लोग ग्रो करें, जाएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि छत्तीसगढ़ के राइडर्स में है, अंदर पे बात है, वो डर वाली बात है ना जो आपने कही, डर नहीं है यहाँ पे, है, लेकिन डर के बिना तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम है। वो गियर लगने के बाद वो डर गायब हो जाता है, वो बोला ना फर्स्ट गियर लगा और डर गायब। तो वो है, तो वो लोग अगर चीज़ें सीखें या ट्रेनिंग लें तो दे कैन ग्रो, और दे कैन मतलब छत्तीसगढ़ को ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लोग, जैसे मैं साउथ जाता हूँ, 2014 पे मैं केटीएम के ट्रायल के लिए गया था, शोज़ के लिए कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं, तो मेरी बाइक पे सीजी लिखा हुआ था। तो दे आर ऑल आर आस्किंग कि सीजी मीन्स चंडीगढ़। तो मेरे को बताना पड़ेगा कि नहीं यार, चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ है। साउथ में मैं 2024 से जा रहा हूँ बाइक लेके, तो उनका भी सेम क्वेश्चन, चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़। तो वो वहाँ पे एक कोच हैं जो मेरे को 2024 में एक 2 डेज ट्रेनिंग दिए थे, अभिषेक वासुदेव, वो 15 टाइम नेशनल चैंपियन रहे हैं। दे सेड टू मी कि सिर्फ 1 डे ट्रेनिंग में कि यार, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू लर्न, बट यू हैव गट्स, यू डोंट हैव फियर, तुमको डर नहीं लगता, तुमको कंट्रोल में रखना पड़ेगा क्योंकि तुम फियरलेस हो। आप लिटरली, आप बिलीव नहीं करोगे, सेकंड डे उन्होंने मेरे को नो गियर नो ब्रेक का वो दे दिया था। मैं करीब 4 घंटे तक बिना गियर बिना ब्रेक पे चला था। दे सेड 3rd गियर, तो पूरा ट्रैक 3rd गियर पे मेरे को घूमना पड़ गया था। तो वो बस कि तुमको अपना थ्रॉटल कंट्रोल करना है। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों को चीज़ें मिले, ट्रेनिंग मिले, तो वो ग्रो कर सकते हैं और वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, मेरा ये मानना है। तो अगर किसी में ये चीज़ें हैं तो वो अपनी चीज़ों को बाहर निकाले और छत्तीसगढ़ से बाहर जाए, ट्रेनिंग ले और ग्रो करे इस चीज़ में, ताकि लोगों को बताओ कि छत्तीसगढ़ भी यहाँ तक है। यहाँ भी राइडर्स हाँ, यहाँ भी हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं। यस, मैं ये चाहता हूँ। जैसे मोटर स्पोर्ट में नेदरलैंड्स, पोलैंड और यहाँ के राइडर्स ज़्यादा हैं। हाँ, इंडिया के राइडर्स बहुत कम हैं। यस,
लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया में से कम क्यों है राइडरशिप में, मोटर रेसिंग में? होता क्या है कि लोगों को अवेयरनेस कम है। जैसे आपको मैंने बोला, छत्तीसगढ़ को अवेयरनेस ही नहीं है कि मोटर स्पोर्ट रेसिंग भी कुछ है। मैं 2024 में गया, तब मेरे को पता चला कि मोटर स्पोर्ट रेसिंग तो 2010-11 से चल रही है। मैं ही बहुत लेट था। वहाँ पे जो ट्रेनर थे, मतलब वो जो अभिषेक वासुदेव सर का नाम लिया, मेरे से नियर अबाउट 1-2 साल बड़े होंगे। बट दे सेड टू मी कि अगर तुम 14 साल 10 साल मेरे को दिए रहते ना, तो हम बहुत बड़े नेशनल चैंपियनशिप होते। लिटरली अभी मैंने एक हमारे यहाँ KTM कप कंपटीशन होता है, शायद आपको पता है कि नहीं, बट इंडिया में KTM कप एक चैंपियनशिप होती है, बहुत बड़ी नेशनल लेवल चैंपियनशिप, जिसमें अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया से मोर देन 2000 राइडर कॉम्पिटिट करके 150 से 100 राइडर्स फाइनल्स के लिए पहुंचते। फिर फाइनल्स में कंपटीशन होता है, टॉप 15 जाते हैं। मैं हर साल जा रहा हूँ उस पर, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3। सीज़न 1 पे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो मैं सुपर पोल के लिए हो ही नहीं पाया था। सीज़न 2 पे मेरा रैंक 30 के आसपास था। सीज़न 3 पे मैंने वो चीज़ें की। तो मैं सिर्फ वो जो टीम थी उनके साथ मैंने 4 डेज ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, बस 4 दिन ट्रेनिंग। इट मीन्स मेरी लाइफ की 6 दिन की ट्रेनिंग हुई ट्रैक की, और 4 दिन मैं उनके साथ ज्वाइन किया। और उनकी ट्रेनिंग के थ्रू मैं जो 30 पे था, या टॉप 1000 राइडर्स जो कॉम्पिटिट करते हैं, उनमें मेरा रैंक अंडर 5th रहा। मतलब मैं फास्टेस्ट राइडर 4th पे हूँ इंडिया पे अभी पे, और मैं रेसिंग पे 6th रहा ड्यू टू सम रीजंस। क्योंकि वो डर वाला जो आपने बात कहा ना, कि डर ना होने के बाद भी मैं डर के वहाँ तक पहुँचा जरूर। बट रेसिंग का नियम ये है कि अगर आप क्रैश कर गए, इट मीन्स आप 15 नंबर से भी बाहर हो गए, आप तो आउट कहला गए ना। तो आपको आपकी पोजीशन और आपको पूरा ट्रैक खत्म करना है। तो मेरा वो जो मेरी फर्स्ट रेस थी, मेरे को सुपर पोल पोजीशन 5th मिला था, मतलब ग्रिड पोजीशन। वहाँ पे ग्रिड पोजीशन भी चाहिए रहती है। मैं फास्टेस्ट राइडर में से 4th रहा ऑल ओवर इंडिया में, वो अक्रॉस 1000 राइडर पे। बट मेरे को पोजीशन 5th मिली, क्योंकि एक टाइम पे मैं कहीं पे स्लो हो गया था। तो 5th के बाद जब मैंने रेसिंग की, तो मेरे सामने धड़ाधड़ 3-4 क्रैश हुए। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 6th आया, बट फर्स्ट ही कॉर्नर 1, मतलब वहाँ पे 11 कॉर्नर्स हैं जो शार्प कॉर्नर होते हैं कर्री मोटर स्पीडवे पे। तो C1 पे ही पहले ही जैसे गो होता है ना, तो गो के बाद ही 3 राइडर क्रैश मेरे सामने, और मेरे को ब्रेक टैप करना पड़ा। जब मैं ब्रेक टैप किया, तो सीधा मेरा राइडर नंबर मैं 12 पहुंच गया, मतलब सबसे पीछे। 3 तो क्रैश हो गए थे। फिर मैं उनको ओवरटेक करते 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 6th पे आया। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट था, वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरी लाइफ की वो पहली रेसिंग थी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि वो सिग्नल होता है ना, ऑरेंज, रेड, देन ग्रीन। रेसिंग पे ग्रीन नहीं होता, वो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, आपको ये पता ही नहीं था? नहीं, ऑरेंज, रेड इज ऑफ, देन गो। तो वो मेरे को आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग ली उस ट्रैक को अच्छा चलाने में, मैंने चीज़ें सीख ली। बट मैं उतनी चीज़ें नहीं सीख पाया था ना कि मैं रेस पे एकदम नंबर 1 पे रहूं। उसके बाद भी आपने 6th पोजीशन यस किया। समथिंग वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। वही सेम चीज था कि वो जो ट्रेनर्स थे, दे सेड टू मी कि प्रतीक, स्पेंड योर 1 year हियर एंड यू विल बी द प्रोफेशनल, यू आर इन द टॉप। कि तुम अगर 6 days ट्रेनिंग पे अगर टॉप 5th 6th पे आ रहे हो, तो अगर तुम 1 साल ट्रेनिंग लोगे ना, तो कोई भी नहीं दिखेंगे। प्रतीक जी, मैं एक क्वेश्चन एकदम से आ रहा है कि आपने जैसे बोला कि रेस स्टार्ट हुआ तब 1 2 3 तीनों राइडर्स का क्रैश हुआ। नहीं, 1 2 3 राइडर्स का क्रैश नहीं हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड गए। बट जो आगे जाने की है ना, तो C1 एक इतना शार्प टर्न है, वहां पे जैसे शार्प टर्न लेने को करो ना, कोई ले रहा है तो दूसरा भी वहां पे ले रहा है। क्योंकि 15 राइडर्स पूरे C1 के, मतलब उनका एंगल सिर्फ एक ही कॉर्नर पे, और जहाँ पे सिर्फ 2 राइडर निकल सकते हैं, वहां पे जब 15 भिड़ेंगे, तो ब्रेक तो किसी ना किसी को टैप करना पड़ेगा। पे हाउ यू कंट्रोल्ड योर, मतलब होता है ना कि कोई गिर रहा है, कोई देख रहा है, तो हमारा बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है। तो कैसे आपने उस चीज को उस टाइम पे बैलेंस किया, मैनेज किया? वो चीज़ें ऐसी थी कि ब्रेकिंग इज फॉर द, मतलब मेरे पास एक्सपीरियंस एज पर द स्टंट राइडर, आई नो ब्रेकिंग वेरी मच। आई एम मतलब मैं वहाँ पे इसलिए पहुँचा बिकॉज मेरी ब्रेकिंग बहुत अच्छी थी, मेरी स्ट्रॉन्ग थी। मतलब रेसर्स ये कहते हैं, जितने भी ट्रेनर्स थे, डोंट यूज फुट ब्रेक, रियर ब्रेक यूज नहीं करते रेसिंग के टाइम पे।
लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे का ब्रेक बहुत ही कम, मतलब माइनर काइंड ऑफ 10% यूज़ किया जाता है पीछे वाला, फ्रंट ब्रेक पे चीज़ें चलती। बट मैं पूरी ज़िंदगी रियर ब्रेक पे निकाल दिया हूँ। आई नो कि रियर ब्रेक 0.5% कितना होता है, 10% कितना होता है, 20% कितना, क्योंकि व्हीली पे ब्रेक एकदम लिमिटेड लगता है। तो उस ब्रेक के कंट्रोल से मैं अपनी गाड़ी को स्लो किया। मेरे मन पे यही आ रहा था कि मैं टॉप 15 पे पहुंचा हूँ, मेरे को क्रैश नहीं होना है। अगर मैं क्रैश हुआ तो वो उससे भी बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने बाइक को स्लो की, फिर धीरे धीरे मैंने चीज़ें वो की कि चीज़ें हो पाई। ऑल द इयर्स का एक्सपीरियंस आपको Yes, बहुत वहाँ पे। यूजफुल हुआ Yes. एंड यू अचीव्ड इट। यस, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ये सुन के मुझे तो बाइक सीखने का मन कर रहा है। देखते हैं। बहुत बहुत अच्छा है। अब मैं ये तो क्लब आपको भी आ रहा है, हाँ, वुमेन्स क्लब भी आ रहा है राइडिंग के लिए। यस यस। उसके पहले सीखना पड़ेगा ना, बिल्कुल माइनस में हूँ उसके लिए। बस मतलब वो थ्रॉटल जो है ना, शायद आपको किसी चीज का स्ट्रेस हो या कोई टेंशन हो तो विशाल भैया बहुत अच्छे से बता सकते हैं। एवरी थ्रॉटल गिव यू ए मतलब रिलीफ। वो जो अपन शायद मसाज कराएं, लेकिन एक थ्रॉटल आप मतलब एक राइड भी अगर आप किसी के साथ, विशाल भैया के साथ आप बैठो, एक राइड आप जाओ, आपको वो पूरा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। वो बाइकिंग का ये एक प्लस पॉइंट है। मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन है समझ लो। और मैं वो जो स्टंट राइडिंग आपने बोला ना, मैं उसी के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरे को जब It's your हाँ meditation. जब मैं फ्रंट व्हील अप करता हूँ ना, तो पीछे जो चल रहा है दिमाग में वो सब भूलना पड़ता है। टास्क ये रहता है कि सामने कोई है कि नहीं है, ब्रेक कितना यूज करना है, थ्रॉटल ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और हाइट 1 o'clock से ऊपर तो नहीं जा रही। क्योंकि अगर अबव 1 o'clock मैं गया या 12 o'clock गया तो डेफिनेटली विल बी क्रैश। वहाँ पे बाइक पूरी ऐसे टच हो जाएगी और हम गिर सकते हैं। तो उसको एक एंगल पे बैलेंस करना रहता है, तो उस बैलेंसिंग पॉइंट पे इंसान सब भूल जाता है। ये हर चीज छोटी टेक्निकल चीजों के Yes. साथ यू आर मूविंग यस। अब 10 साल बाद आप प्रतीक बहादुर गुरुंग को कहाँ देख रहे हैं? मैं शायद 10 साल बाद चाहता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ पे ये मोटर स्पोर्ट्स कल्चर बढ़े, और जो राइडर्स को रेसिंग सीखने का बहुत ही मन है और बहुत इच्छा है, मैं उनको ट्रेनिंग दूँ। और हमारी छत्तीसगढ़ को लोग जानते नहीं, मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की एक टीम मैं रिप्रेजेंट करूँ कि हाँ यार, रेसिंग में भी यहाँ बंदे हैं जिनमें स्किल है और वो यहाँ तक पहुँचे हैं और वो कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मोटर स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाऊँ और छत्तीसगढ़ को बहुत आगे लेके जाऊँ कि यार नहीं यार, यहाँ से भी चैंपियन निकलते हैं। दैट्स अमेजिंग थॉट। यस। आप स्टंट और मोटर रेसिंग को कैसे देखते हैं? मोटर रेसिंग को कह सकते हैं आप कि ये मतलब फ्यूचर में बहुत डेवलप होने वाला स्पोर्ट्स कल्चर है। आप देख रहे होंगे कि अब मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग के लिए लोग बहुत तेज़ी से आगे आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, और मैं आपको बताऊंगा साउथ में उनके पेरेंट्स जब वो 13 साल 14 साल के होते हैं तब से उनको रेसिंग में घुसेड़ देते हैं कि यार तुम जाओ। उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गियर्स लेके देते हैं, उनको बाइक लेके देते हैं और उनको ट्रेनिंग ज्वाइन कराते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो चीज़ें मोटर स्पोर्ट्स को लेके लिए मैं ज़्यादा वो हूँ, क्योंकि मैं बहुत बाद में उस चीज़ों को ज्वाइन किया। मैं यही चाहूँगा कि रेसिंग के लिए लोग बड़े, कोई भी मोटर स्पोर्ट, जैसे अगर आपको ऑफ रोडिंग रेसिंग करना है आप ऑफ रोडिंग जाओ, अगर ट्रैक रेसिंग करना है तो ट्रैक रेसिंग जाओ। स्टंट राइडिंग इज पार्ट ऑफ फन और वो खुशी है। तो क्या है कि मेरे को, मैं फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स कह लो मैं स्टंट राइडिंग कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई सपोर्ट दिखा नहीं। तो आई डोंट से कि स्टंट राइडिंग को आगे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम है जो हर कोई नहीं समझ सकता। हाँ हाँ। आप मोटर रेसिंग, स्टंट, बाइक राइडिंग यस। और ट्रैवल को कैसे देखते हैं? मैं सबको एंजॉय करता हूँ, मेरा यही कहना है। किसी को देखना मकसद नहीं है कि यार वो चीज़ें हैं, उस समय को, उस फील्ड को मैं एंजॉय करता हूँ। अभी बहुत प्रेशर था लास्ट टाइम की, क्या बोलते हैं, चैम्पियन, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं पोडियम जाऊँ। मैं अपने मकसद पे लगा रहा कि पोडियम जाऊँ, पोडियम जाऊँ, पोडियम जाऊँ। शायद वही मकसद मेरे को 6th पोजीशन पे लेके गया। अगर मैं ये सोचता कि टॉप 15 जाऊँ तो शायद टॉप 15 पे नहीं जा पाता। मेरा मकसद ही था कि पोडियम जाऊँ। और हाँ, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि शायद सीज़न 1 तो नहीं, सीज़न 2 नहीं, सीज़न 3 नहीं, मैं चैम्पियन नहीं बना, लेकिन आई विल बी द चैम्पियन वन डे।
चाहे वो जितना भी सीजन रहे मैं बनूंगा। अभी अपकमिंग इवेंट्स में जीटी कप भी होने वाला है, तो डेफिनेटली आई विल रिप्रेजेंट छत्तीसगढ़ अगेन। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस एक छोटा सा रैपिड फायर करें, बिल्कुल। ठीक है? आपका सबसे खतरनाक हाँ, स्टंट, हाँ। और उस दिन आपका मूड कैसा था? एवरेज स्टंट इज खतरनाक, मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि होना ना होना, वो डिपेंड करता है। मेरा सबसे खतरनाक क्रैश बोलूँ कि स्टंट बोलूँ, मैं क्रैश पहले बताता हूँ। मेरा एक सबसे खतरनाक क्रैश हुआ था एट द टाइम ऑफ शूटिंग, 2015-16 की बात है अभी। तो हम शूट कर रहे थे, तो स्टॉपी का शूट ले रहे थे, स्टॉपी रियर व्हील लिफ्ट करना। तो रियर व्हील लिफ्ट करके मैं नियर अबाउट 300 मीटर 400 मीटर कैरी करके चला सकता हूँ। तो उसका शूट कर रहे थे, तो हमारा एक ना पॉइंट रहता है, हर इंसान का एक पॉइंट होता है कि यहाँ से लिफ्ट करना है। और मैं 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा था और वो पॉइंट मिस हो गया। तो मिस करने के चक्कर में हड़बड़ में मैंने ब्रेक मारी। जब मैं ब्रेक मारी तो 120 की स्पीड पे सीधा क्रैश। मैं नीचे गिरा, बाइक मेरे ऊपर, बाइक के रॉड वॉड मेरे पीठ पे लगे, पीठ पे निशान। और होता क्या है कि आप देखना, कोई भी अपन गियर्स पहने ना, तो ये वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। चेस्ट गार्ड होता है, बैक गार्ड रहता है, शोल्डर साइड रहता है, एल्बो रहता है। तो मैं जब गिरा तो ऐसे गिरा, तो मेरा कॉलर बोन उसी टाइम लास्ट बार मैं आपको बताया टूटा, और ये वाला पार्ट पूरा स्क्रैच हो गया पूरा। वो मतलब इतने मार्क्स हैं मेरे लेफ्ट राइट पे कि कोई वो सवाल ही नहीं है। तो वो सबसे खतरनाक था कि मेरा क्रैश होना। और उसके बाद आई गेस फास्टेस्ट व्हीली, मैंने जैसे आपको बताया भैया को कि इंडिया पे एक फास्टेस्ट व्हीली कंपटीशन होता है। तो मैं 190 किलोमीटर पर आवर पे व्हीली करता हूँ, तो मेरा टारगेट है कि 122-125 तक मैं टारगेट पहुँचा सकूँ उसको, क्योंकि जब मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ फास्टेस्ट व्हीली कंपटीशन पे, तो एटलीस्ट मैं पोडियम पे आऊँ। तो उस पर सेकेंड्स मायने रखते हैं कि हाँ। आप कितने उसमें किलोमीटर पर आवर में करते हैं व्हीली? मैं 190 के आसपास कर लेता हूँ, 190-195 किलोमीटर पर आवर पे व्हीली मैं इजीली कर सकता हूँ। ओके। मैं अपने माइंड को ट्रेन कर चुका हूँ। टारगेट है कि 30-40 किलोमीटर और बढ़ जाए, ताकि जब मैं उस कंपटीशन पे जाऊँ तो मैं उनसे कॉम्पिटिट ईजी कर सकूँ। मेरे को अभी भी टैग्स आते हैं, उनकी रील कभी कभी बीच में आप वायरल देखोगे कि फास्टेस्ट व्हीली विनर, इंडियन फास्टेस्ट व्हीली। मेरे को टैग आते हैं कि प्रतीक भैया हम आपको यहाँ देखना चाहते हैं। तो मैं अपने माइंड को उस चीज़ों को डेवलप कर रहा हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ पहले, फिर मैं कंपटीशन पे जाऊँगा। कि यार कभी तो कुछ ना कुछ लेके आया है इंसान। इसलिए अगर आपको बोला जाए कि 1 साल तक आपको बाइक नहीं चलानी है, तो आप क्या करेंगे? पहला तो पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तो बाइकिंग इज मेरे लिए वो प्यार है। मैं बाइक को और बाइकिंग को, मतलब कुछ ऐसे बोलते हैं ना, मशीन को लोग बोलते हैं ना कि वो मशीन समझते हैं। मैं बाइक को हमेशा प्यार समझा हूँ। मेरे पास मेरी फर्स्ट बाइक भी है, सेकंड बाइक भी है, थर्ड बाइक भी है। मैं बाइक सेल नहीं कर पाता हूँ। मेरे को इतने इमोशंस जुड़े हुए हैं उससे कि मैं वो अपनी बाइक्स को कलेक्ट करके रखे रहता हूँ कि यार नहीं, वो भले ऑफ होगी, भले उसमें धूल पड़ रहे हैं, लेकिन वो बाइक मैं किसी को देता भी नहीं। इवन मेरा छोटा भाई भी मेरी बाइक्स नहीं चलाता है कि यार उसकी बाइक नहीं चलाऊंगा, वो चिल्ला देगा बोल के। ऐसा होता है कि इतना इमोशन से जुड़ा हुआ हूँ मशीन से, तो मेरे लिए बाइकिंग प्यार है। मतलब वो इतना मेरे इमोशन से कनेक्ट हो गया है कि लोग ट्रैवल सोचते हैं ना कि मैं लद्दाख जाऊंगा, तो भाई हम फ्लाइट से जाते हैं या हम कार से जाते हैं। मैं बाइक से जाऊंगा, बिना रुके दिल्ली तक जाऊंगा। मेरा ऐसा ही है। मैं जैसे मैडम ने बताया है कि अपन टूर, मतलब इस चीज़ों को, ट्रिप को कवर अप करते हैं, तो मेरा वो उसको अपन ऐड करते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट राइड आई डिड लद्दाख टू जबलपुर नॉन स्टॉप। जबलपुर टू लद्दाख नॉन स्टॉप 1800 किलोमीटर 42 आवर्स में। क्या बात है। और आई डू हैव रिकॉर्ड्स प्रॉपर। इंस्टाग्राम में मेरी टाइमिंग के साथ स्टोरीज हैं। अच्छा। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का वो देखोगे तो मैं ले से निकला था खारू के पास से 8:30 बजे सुबह। बोलते हैं कि ले से मनाली लोग बाग को एक दिन, प्रॉपर 1 दिन से 2 दिन लगता है। आप सुने होंगे कि पहले लोग क्या करते थे, जिस्पा होते हुए हाँ, पांग सरचू एक बार, रोहतांग पास क्लियर हाँ, करते हुए पांग भी रुक जाते हैं। ऐसा पांग करते करते टाइम लगता है। बट मेरा ऐसा था कि 8:30 बजे के आसपास ले से निकला था। मैं पांग टच किया था करीब 11:30 बजे।
सरचू टच किया था 2:30 बजे, जिस्पा टच किया था करीब 4:30 बजे के आसपास, और मनाली में शाम को 5:30 बजे पहुंच गया था। मेरे को 12 आवर्स भी नहीं लगे थे। और हाँ, उस टाइम ना एक कपल थे बुलेट पे, रॉयल एनफील्ड 350 पे, क्योंकि क्या होता है लद्दाख पे इतनी छोटी सी रोड है कि वहाँ पे अगर जाम लगता है ना तो बहुत लंबा जाम लगता है। तो वो एग्जैक्टली चंडीगढ़ से थे। तो दे आस्क्ड मी कि आप कहाँ जा रहे हो और कहाँ रुकोगे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम ना पांग पे रुक जाएंगे। तो मैं बोला मैं तो चंडीगढ़ रुकूंगा। मैं ऐसा बोला, क्या बात कर रहे हो बोलते। बोला हाँ मैं तो चंडीगढ़ सोचा हूँ। और मैं सिर्फ माइंड में ऐसे ही बोल दिया कि मेरा स्टॉपेज लेने का कोई मन नहीं था। तो मैं बोला मैं चंडीगढ़ पे रुकूंगा। तो एकदम शॉक हो गए थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो मेरा वो सबसे लॉन्गेस्ट था, क्योंकि मैं वहाँ से फिर हाँ प्रॉपर एक शॉर्ट नैप मैंने ली 2-3 घंटे की, वो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। हुआ क्या था कि मैं जब मनाली पहुँचा ना तो कुल्लू में बहुत बारिश मिली। मई का वक्त है, एट द टाइम ऑफ 2022। अभी फिर से मैं जाऊँगा लद्दाख, इस बार भी मेरा वैसे ही कुछ टारगेट है। तो बारिश बहुत मिली। तो क्या होता है ना, इंसान बारिश पे रुक जाता है। मैं नहीं रुका। बारिश पे मैंने कुल्लू क्रॉस किया, बिलासपुर चंडीगढ़, जो बिलासपुर वहाँ हिमाचल वाला वो क्रॉस किया, मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। बारिश तब वहाँ थोड़ी कम हुई। फिर ऐसी बारिश मिली 2 बजे रात को कि वो जो एक विंड वाली बारिश नहीं होती कि अब बारिश होती है और आपको भी ऐसे लहराती है। तो रात के 2 बजे मेरे को याद है एक ही मर्सिडीज थी, कोई कार, वो भी शायद ट्रिप से लौट रहे होंगे। पूरी रोड खाली थी हाईवे की और मैं था, और मैं पूरा भींगा हुआ, मेरे पूरे कपड़े भींगे हुए, जो बैग के अंदर है कोई भी बैग ऐसा नहीं कि उस बारिश में काम कर सके। मैं इतना भींग गया था कि मेरे को फ़ोन चार्ज करने के लिए 3:30-4 बजे रात को मैं रुका अम्बाला पे रुका। तो अब वो रुका मैं इसलिए कि मैं बोला फ़ोन चार्ज करूं। तो फ़ोन चार्ज करने के लिए जब रुका तो इतना भीग गया था कि मैं आधा 1-2 घंटे की नैप लिया। फिर क्या, बाइक जब पानी में बहुत देर चलती तो चैन वैन पूरा रस्ट हो जाता है। मैंने चैन क्लीन की, फिर मैंने चालू कर दी राइड। दिल्ली पहुंच गया मैं, फिर 10:30-11 बजे दिल्ली पहुंच गया। फिर मैं आगरा किया, आगरा के बाद ऐसे चलते चलते मैं जबलपुर रुका। लास्ट में जबलपुर रुका और मैं शायद 42 आवर्स में मैं 1800+ किलोमीटर कवर अप किया था। मेरे लिए वो सबसे लॉन्गेस्ट है। अमेजिंग। हाँ, उसके बाद फिर मैं बेंगलोर से बिलासपुर किया। बट क्या है, बेंगलोर से बिलासपुर इज नॉट अ टफ टास्क क्योंकि रोड्स अच्छे हैं। बट लेह से जबलपुर करना, वो पांग वाला एरिया, वो डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। वो कहते हैं कि आप ट्रैवल करोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि पहाड़ की रोड नॉर्मल किलोमीटर से इंटू 2 मान लो। अगर आप 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ 4 घंटे में जाओगे तो वहाँ 8 घंटा लगेगा। वो ये कहते हैं। तो उसको मैंने कवर अप किया। गूगल भी जो टाइम बोल रहा था ना उससे 1-8 घंटा मतलब कंटिन्यू तो पहले ही पहुंच गया था। हाँ, क्या बात है। हाँ, सुनने से ही गूज़बम्प आ रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही थ्रिल था, बहुत मजा आया मेरे को। आपके हिसाब से आपने इतना राइड किया हुआ है तो इंडिया में सबसे अच्छा रूट क्या है? इंडिया में रूट में बोलूँगा तो अभी तो बहुत सारे रूट्स जो हैं सब, मतलब सबसे पहला तो आपको डेस्टिनेशन प्लान करना पड़ेगा। अगर कोई एक अगर आपका फेवरेट हो, हाँ, या आपको ऐसा लगता है कि ये रूट तो मस्ट है? रूट मस्त है, मेरे को ये लगता है कि भैया अगर ना अपना डेस्टिनेशन फिक्स है कि जाना कहाँ है तो हम हाँ रूट को एंजॉय करते हुए जाते हैं। मेरे लिए तो अभी भी यही कहूँगा कि लद्दाख मेरे लिए बहुत वो है, मतलब वो मेरे लिए मोहब्बत है, प्यार है, सुकून है। वो सूखा पहाड़ बोलते हैं ना, कभी सूखा पहाड़ मिलेगा, कभी आपको बर्फ वाला पहाड़ मिलेगा, कभी ग्रीनरी पहाड़ मिलेगा। तो वो बहुत बेस्ट है। मैं तो वही रिकमेंड करूँगा कि आपको जाना तो आप जाओ। रूट क्या है, रूट बस हमारे MP CG में थोड़े रोड्स में प्रॉब्लम्स है। बट अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ जैसे निकलोगे तो MP के भी रोड्स बहुत अच्छे हैं। और बस MP जब क्रॉस किए, चाहे वो UP हो, चाहे साउथ हो, चाहे गुजरात हो, मैं जो गुजरात बहुत गया हूँ, 2012 में भी उनकी इतनी सुंदर रोड्स हुआ करती थी जो हमारे यहाँ अभी नहीं है। मतलब अलग लेन चीज़ें बहुत सारी, बहुत बेस्ट। और छत्तीसगढ़ में कोई अच्छा, अगर आपको बाइक राइड करना हो 1 नाइट 2 नाइट का, हाँ, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? आप बस्तर जा सकते हैं और क्या बोलते हैं अपना जसपुर के पास अपना मेन पार्ट जा सकते हैं। ये 2 जगह बहुत सुंदर है। आप उसके रोड्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोनों की रोड्स बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ डेस्टिनेशन भी एंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों ही जगह बहुत प्यारी है।
वहाँ पे अब अलग अलग जगह हैं जहाँ पे अपन विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। मैंने दोनों किया है, बहुत प्यारा है। आप बाइक राइड अकेले, सोलो या ग्रुप कैसा पसंद करते हैं? मेरा ये मानना है कि सोलो, अगर आपको मतलब अपने अंदर की चीज़ें, स्ट्रेस है या कुछ चीज़ें हैं, तो आप सोलो जाओ। अगर आप सोलो जाओगे ना, तो आप लोगों के हिसाब से नहीं राइड करोगे, अपने हिसाब से राइड करोगे। जैसे मैंने आपको बताया 1800 किलोमीटर, क्योंकि मैं सोलो राइड गया था उस टाइम पे। अगर शायद मैं ग्रुप के उसके साथ जाता तो मैं उतना नहीं चला पाता, क्योंकि मेरे साथ वाला सरेंडर कर ही देता। वो तो मेरी बॉडी थी कि नहीं मैं तो चलूंगा, रुकूंगा ही नहीं। कोई और रहेगा तो भाई रुक जा यार, अब हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बिलासपुर भी आ जाता, मैं रुकता नहीं जबलपुर। मेरा स्टंट पार्टनर जो आप शायद शो में देखोगे, सनी भैया नाम है, सनी श्रीवास्तव, उन्होंने मेरे को जबलपुर पे रोक लिया। अब मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा। वो मेरे को ना हर, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता था, पंजाब पे भी बोले थे रुक जा भाई, बहुत चला लिया, रुक जा। मैं जबलपुर पे रुका, वो मेरे को रोक ही लिया, अब तू 2 दिन तक कहीं नहीं जाएगा करके। तब मेरा स्टॉपेज हुआ, नहीं तो मैं सीधा बिलासपुर मारता। लेकिन सन्नी जी ने आपको रोक लिया मेरे को। मैं आराम से कर भी सकता था, क्योंकि मैं और बारिश इतनी मिल रही थी कि जब मैं पेट्रोल पंप पे रुकता था ना, तो मैं 1-2 घंटे का नैप मेरे लिए सफिशिएंट था। यार अपन तो चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा। आपके हिसाब से बाइक राइडिंग के लिए सबसे अंडररेटेड स्टेट कौन सा है इंडिया का? अंडररेटेड स्टेट किस पर्पस पे बोल सकते हैं? बाइक राइडिंग। ऐसा मेरे को लगता है कि कोई है नहीं, बट अगर आप मानते हो तो स्टेट मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सिटी या कौन सा सिचुएशन कहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि मैं हर जगह पे राइड किया हूँ। जैसे अब आप सोच लो, साउथ टू सेंट्रल आना, उधर से सेंट्रल आना, इवन मैंने नेपाल भी राइड की है। तो कहीं पे भी कोई फेयर नहीं है, कोई अंडरस्टेट नहीं है, कोई मतलब आपको परेशान करने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ के पब्लिक को थोड़ा सा परेशान कर रहे हो, तब वो फिर आपके ऊपर हावी होंगे। वरना मैंने सोलो राइड नेपाल से इधर भी किया है, रात मिड राइड। लोग मतलब लोगों का कहना रहता है ना कि लोग कहते हैं कि हम दिन में ट्रैवल करते हैं, बट मैं रात में ट्रैवल करता हूँ। होता क्या है, जब पब्लिक सो जाती है ना, तो रोड बहुत खाली मिलती है और आपको गर्मी भी नहीं मिलती है। तो मैं रात में मोस्टली ट्रैवल किया हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। मैं नहीं कहूँगा कि अपने इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट हो जो लोगों को डरा के रखे या वो बोले कि नहीं आप राइड नहीं कर सकते। ना, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। अब आप सोच लो, मैं तो लद्दाख से होके आ गया, साउथ से होके आ गया, नेपाल से, कोई भी ऐसा नहीं है। इवन अभी मैं गुवाहाटी भी गया था स्टंट शो के लिए अभी कुछ टाइम पहले। तो हम फॉर जेनऑन आप देखे होंगे, 4x4 रहती है, हमने बाइक पीछे डाल के लेके गई थी, क्योंकि उतना लंबा टाइम स्टंट शो करने के लिए अपन को थोड़ी रेस्ट चाहिए रहती है। हम रात भर ट्रैवल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ये कैप है, मतलब इसमें प्रतीक लिखा हुआ है जी, इसमें किसी का सिग्नेचर है। हाँ। उसके बारे में कुछ स्टोरी आप बताएंगे? यस, वो मोटो जीपी रेसर हैं, 5 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, नैनी पेड्रोसा। तो उनका सिग्नेचर है, और ये केटीएम के थ्रू मेरे को उनके साइन की एम्बोज और मेरे नाम को एम्बोज मिली है, बिकॉज द टॉप 50 राइडर्स को उन्होंने दिया था। इंडिया के टॉप 50 राइडर्स, यस, जो 1000 राइडर्स में से 50 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो ये कैप मेरे लिए एक अचीवमेंट है कि मैं वहाँ तक पहुँचा और मेरे को चीज़ें मिली। और डैनी पेड्रोसा सर के साथ मैंने राइड भी की। मतलब एट दैट टाइम मेरे को इतना प्रेशर था पोडियम का कि मैं कैमरा लगाना भूल गया था। और जितने भी राइडर्स थे तो वो कैमरा अपने हेलमेट में माउंट किए थे। मेरे पास सिर्फ मेमोरी से, लिटरली मैं कहूँगा कि मैंने लोगों को आके बताया कि मैं डैनी सर के साथ 2 लैप चलाया। उनकी रेस लाइन अलग है। क्या होता है, अगर आप रेसिंग में जाओगे ना तो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। वहाँ पे रेस लाइन मानी जाती है। हर कॉर्नर को आप एंट्री, एग्जिट, एपेक्स, कॉर्नर मीन्स एपेक्स होता है, तो वो ऐसे देखा जाता है। तो जो अपने कॉर्नर एंट्री अच्छी लेता है वो एग्जिट अच्छी करता है, जो कॉर्नर को टच करता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम जो लाइन फॉलो करते थे वो हमारी अलग थी। बट जब मैं डैनी सर के साथ राइड किया तो उनकी जो लाइन थी वो पूरी डिफरेंट थी। अब वो मोटो जीपी एक्सपीरियंस राइडर, उनकी लाइन को मैंने फॉलो किया, उनको फॉलो किया। एक टाइम था जो C1 मैंने आपको बताया ना, अब जाते टाइम तो फ्लो में जब सब जाएंगे तो वो रेस के टाइम पे भीड़ रहेगी, वहाँ पे ट्रैफिक रहेगी। बट जब अपन घूम के आएंगे ना, जब एक एक राइडर जाता है तो सब अकेले हो जाते हैं। तो
एक ऐसा टाइम था वो स्ट्रेट पे जहाँ पे गाड़ी 157 60 जाती है। तो डैनी सर कल ही वो फोटो मेरे को मिली, मेरे पास नहीं थी फोटो, वो कोई ना कोई मेरी फोटोज मेरे को दे ही दे रहा है कि मैं उनके साथ राइड किया हूँ। तो डैनी सर ऐसे थे, मतलब आप लिटरली बोलोगे डैनी सर ऐसे थे और मैं ऐसे था। मैं उनको चाहता तो ओवरटेक कर सकता था, बट मेरे को उनकी रेस लाइन देखनी थी। तो होता क्या है कि मेरा ब्रेकिंग पॉइंट लेट है और वो उस ट्रैक को उनका अडॉप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस में थे, हम भी प्रैक्टिस पे थे उस टाइम पे। तो उनका ब्रेकिंग पॉइंट अर्ली था, तो मेरे ब्रेकिंग पॉइंट के उनका 50 मीटर पहले था। जब उन्होंने ब्रेक टैप किया, क्योंकि मैं भी 160 में स्टक था, वो भी 160 में, और अचानक से जब उन्होंने ब्रेक मारा और मेरा ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आया था, उनका आ गया, तो बाइक ऑलमोस्ट ऐसे टच थी और मेरी बाइक का पीछे वाला व्हील लिफ्ट हो गया था, क्योंकि मैंने इतनी हार्ड ब्रेकिंग की। तो वो टाइम ऐसा था कि मेरे को वो माइंड पे, भाई तू तो मोटो जीपी को उड़ा दिया। मेरे को ऐसा लगा, लिटरली वहां पे मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो इनको ठोक दूंगा, और मैं ठोकूंगा तो सीधा ये चले जाएंगे। बट मैं उस चीज को कंट्रोल किया बाइक, बिकॉज वहां पे ना कोई एबीएस नहीं होता, पूरी रॉ होती है। तो नॉन एबीएस के कारण स्टॉप ही लिफ्ट हुई और वो बहुत इजी कंट्रोल होके मैं उनके साथ राइड किया। एट द लास्ट टाइम उन्होंने जब हम पिट जोन पे गए, वो एरिया रहता है जहाँ पे सारे बाइक लगाते हैं, उन्होंने मेरे को थम्स अप किया, क्योंकि वो देखे कि मैं, वो होता क्या था कि वो इतने फास्ट राइडर हैं कि वो मुंडी ना ऐसे पीछे करते थे, या ऐसे देखें कि पीछे राइडर आ रहा है कि नहीं। मैं तो उनके पीछे ही ऐसा सटा रहता था पूरे टाइम उनके पीछे सटा रहता था। तो उनको लगता था यार मैं तो भगा रहा हूँ, ये भी भगा रहा है तो इसलिए उन्होंने थम्स अप किया कि यार गुड। हाँ, और उस मतलब वो इसलिए भी मेरे को याद आया क्योंकि मतलब उनको शायद ये चीज़ें रिमाइंड हुई जब वो मेरे को थम्स अप किए ना। तो हमारी एक वीडियो है, विशाल भैया शायद आपके थ्रू पोस्ट हुई थी क्या वीडियो, विशाल भैया या सुनील भैया हैं हमारे साथ, सुनील भैया के थ्रू वो वीडियो पोस्ट हुई थी कोलैब में। उस वीडियो को उन्होंने लाइक किया, मोटो जीपी रेसर जिनके मिलियन में फॉलोवर्स है, हमारी वीडियो लाइक की है, मतलब छोटे से तो बड़ी बात है कि उनको शायद वो चीज़ें याद हो गई होंगी कि गाड़ी नंबर तो सेम थी, तो उनको शायद रिमाइंड किया होगा कि हाँ, इसलिए उन्होंने लाइक किया। तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। नहीं, छोटे से तो नहीं, आप भी छत्तीसगढ़ में मोटो रेसिंग को और अपने स्किल्स को जितने अच्छे से आप शोकेस कर रहे हैं जी, और अपने माध्यम से जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक जी। सच में जो कॉन्वर्जेशन हम, मुझे तो लगा था सिर्फ स्टंट के बारे में बात करेंगे, बट नो, लेकिन हम बात करते करते कहाँ पहुँच गए हम, मतलब हमको खुद को नहीं समझ में आया कि हम कहाँ चले गए हैं। ये जेन्युइन आपकी स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, जिसमें पेन है, इंजरीज है, बहुत सारी प्रैक्टिस, चैलेंजेस सब है। सो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को हेल्प रहेगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग योर, वी आर सो ग्रेटफुल टू नो योर स्टोरी। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप मेरे को यहाँ पे इनवाइट किए और मेरे को चीज़ें बोलने में और लोगों को थोड़ा सा इनकरेज करने में सपोर्ट किया। प्रतीक जी, आपने जो स्टोरी बताई वो स्टोरी बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग है। जो डर के पीछे की चीज़ें होती है उसने आपने सामने लाया, और स्टंट, मोटो रेसिंग, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इजी नहीं है जी, ये बहुत हार्ड है। इसके लिए डेफिनेटली करेज चाहिए, और यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रतीक जी।